राम राम सा नमस्कार। जेवीपी मीडिया ग्रुप के पॉडकास्ट इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप पूनिया साहब, जो सर्जन है एसएमएस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जयपुर के। बहुत ही अच्छे सामाजिक सरोकारी व्यक्तित्व है और बाकी चीज़ें क्या है वो तो डॉक्टर साहब अपने आप बता ही देंगे। तो डॉक्टर साहब, एसएमएस हॉस्पिटल के सर्जन के रूप में किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके के आप विशेषज्ञ डॉक्टर हैं? हरिराम जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। मेरे हरिराम जी बहुत ही अजीज़ मित्र हैं। तो आज की जो चर्चा है वो इन्हीं का दिया हुआ मार्गदर्शन है कि ये चर्चा ज़रूरी है डॉक्टर साहब। तो मैं सर्जन हूँ, एसएमएस में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य के पद पे हूँ। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से हुई है, एसएमएस से। पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स मैं जो एमएस की डिग्री है वो मेरी एसएमएस से हुई है। और एज ए फैकल्टी में पोस्ट एमएस 4 साल यहीं था। उसके बाद मैंने आर्मी हॉस्पिटल आरआर, जो आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उससे मैंने यूरोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी और रीनल ट्रांसप्लांट, इससे मैंने सुपर स्पेशलिटी की। आर्मी से भी ऑफ़र था मुझे आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि समाज के साथ ज़्यादा जुड़ के मैं, आर्मी भी एक सेवा है और वहाँ भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं पहले से ही राजस्थान गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान की जनता से जुड़ा हूँ। तो मुझे समाज में गरीबों का ज़्यादा इलाज करने और आम जनता के साथ जुड़े रहने में जो था, इस वजह से मैंने बेल्ट की नौकरी को नहीं लिया। और एमबीबीएस भी मुझे ऑल इंडिया से की हुई है। परमात्मा ने हमेशा आशीर्वाद रखा कि अच्छे कॉलेजेस से मेरी एजुकेशन हुई, जो इंडिया के अंदर टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से मुझे शिक्षा मिली है, जो एमबीबीएस की हो, चाहे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की हो और चाहे मेरी सुपर स्पेशलिटी की हो। जब आप इसमें आ गए तो जैसे पेशेंट्स एसएमएस पर बहुत बड़ा प्रेशर है और आम आदमी जो सब जगह से निराश हो जाता है वो एसएमएस हॉस्पिटल आता है। एक बड़ी प्रतिष्ठा एसएमएस हॉस्पिटल और यहाँ की डॉक्टर्स की है। तो किस तरीके के पेशेंट्स को मतलब नवजात शिशु से लेकर के और ओल्ड एज तक के लोग उस आपके पास एज ए पेशेंट के रूप में आते हैं, तो किस तरीके की आशाएं उम्मीदें वो लेकर आते हैं, किस तरीके से आप उसको ट्रीट करते हैं? आम जनमानस की बात करें तो एसएमएस की तरफ जाते हैं, कोई भी इंसान जब पेरीफेरी से चल के आता है तो वहाँ से नाउम्मीद होता है। तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आम जनता जो बोलती है वो वर्डिंग कि अब या तो इलाज एसएमएस में होगा और या इसको भगवान जाने। तो एसएमएस के लिए अवधारणा आज से नहीं, बहुत पहले से है। यहाँ की शिक्षा, यहाँ का जो अनुभव और यहाँ जो प्रैक्टिस की जाती है, वो मुझे नहीं लगता कि विश्व में सबसे ज़्यादा ओपीडी, आईपीडी, ऑपरेटिव प्रोसीजर किसी भी संस्था में होता है तो गर्व की बात है कि वो सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर है। और ये महाविद्यालय इतना रिनोवेटेड है कि यहाँ से निपुण हुए यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो लोग जाते हैं तो पेरीफेरी में भी ये कहते हैं कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से यदि डॉक्टर है तो वो पूर्णतः निपुण है। तो ये तो संस्था तो अपने आप में है, अव्वल है। और जो विकृतियाँ और रेयर केसेस दूसरे प्रदेशों से, जो भी अपने पड़ोसी प्रदेश हैं वहाँ से, इवन बहुत दूर से भी लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हम जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जाएंगे, वहाँ इसका इलाज संभव है। क्योंकि यहाँ राय बहुत सटीक दी जाती है, इलाज बहुत सटीक होता है, अनुभवी चिकित्सक है। अभी जैसे आप जो यूरोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, किस तरीके के रोग लगातार ज़्यादा बढ़ रहे हैं यूरोलॉजी की? किस तरीके से लोग जब आते हैं तो उनको आप सजेस्ट भी करते हैं, चिकित्सा परामर्श भी देते हैं, इलाज भी करते हैं? अरे राम जी, दुख इस बात का होता है कि मरीज़ बहुत लेट पहुंचते हैं। उसका कारण मुझे जो मेनली लगता है वो शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा के अभाव की वजह से कहने को हम कहते हैं कि हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं पेरीफेरी तक पहुंच गई है, लेकिन अवधारणाएं जो हैं, रूढ़िवादिताएं जो हैं, वो आज भी समाज को कहीं ना कहीं घेरे हुए हैं। उस समाज से हम ही आए हैं। जब हम अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ मित्रों में बात करते हैं तो वो रूढ़िवादिताएं, वो एक धारणाएं, वो अवरोध का कारण बनती है और मरीज़ हम तक पहुंचता है उनसे हर्डल के बाद में। तो
आज के सिनेरियो में प्रकृति से विमुखता एक मुख्य कारण है कि हम आधुनिकता की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उत्पादन में जो जहर, आज दूध की बात कर लें, खाने की अनाज की बात कर लें, इवन शुद्ध वायु की बात कर लें और वातावरण की बात कर लें, जो मानसिक परेशानियों का भी कारण है, तो ये सारे फैक्टर हमारी पेरीफेरी में आ रहे हैं और उस वजह से रोग ग्रसित लोग हो रहे हैं। कैंसर सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले पेरीफेरी में कई कई गाँव में एक एग्जाम्पल होता था कि कैंसर है। मैंने देखा है, मैं उस बचपन में रहा हूँ, उस जगहों पे रहा हूँ, हर गांव में नहीं, इवन हर घर जो रिश्तेदार परिवारों से मिला लोगे तो एक कैंसर का मरीज आपको मिलेगा। ये विज्ञान बढ़ रही है, लेकिन प्रकृति से विमुखता भी बढ़ रही है। ये मुख्य कारण है। अभी नेचर और साइंस का जो कोलैबोरेशन है या कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी हो और प्रकृति से नज़दीकी भी हो, प्राकृतिक जीवन भी हो, तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? राम जी, मेरा ये मानना है कि साइंस प्रकृति से आई है, नेचर सुप्रीम है और साइंस उसमें से एक पार्ट है जो हमने जाना है, जो मनुष्य जाति ने जाना है, वो साइंस है, वो प्रकृति का पार्ट। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी साइंस खोज रही है और खोजती रहेगी। यदि दोनों का समन्वय आपस में हो जाता है और ये यूँ कहें तो एक मैत्री हो जाए, क्योंकि विज्ञान हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ लेके चले और हम भी उसकी डायरेक्शन वैसे रखें, तो हम बहुत ही सौहार्दपूर्ण, अच्छा और बड़ा बढ़िया जीवन जी सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो जो हमें सामने दिख रही हैं चीज़ें, आज ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत कॉमन है। बच्चों को अनाज से एलर्जी, हवा से एलर्जी और रोमेटोइड अर्थराइटिस, एसएलई, न जाने असंख्य ऐसे डिजीज़ जो हो रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ जो है कम हो रही है। बचपन से ही बच्चों की इम्यूनिटी में लोग स्टीरॉयड और चीज़ें चलनी पड़ती है, मजबूरी में चलाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमें वापस प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब लोग ये समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, आप, मैं, सब समझ रहे हैं कि हमें प्रकृति की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो उतना नुकसान कम होगा। जिस तरीके से नेचर और साइंस का आपके बीच बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपका जो बर्थ पैलेस या रूरल बैकग्राउंड जो रहा है वो किस टाइप का रहा है? जैसे जहाँ से जन्म से आगे बढ़कर डॉक्टर तक का सफ़र जो है। पिताजी मेरे अध्यापक थे, 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और सामान्य जो ग्रामीण परिवेश में जो जीवन होता है वही जीवन मेरा रहा है। गांव के सरकारी स्कूलों से पढ़ के, और ऊपर वाले का हमेशा एक आशीर्वाद रहा है कि मुझे अच्छी संस्थाएं मिली। मैं नवोदय विद्यालय में भी चयनित हुआ। हरियाणा के नवोदय विद्यालय ओडा से मैंने मेरा 5वीं के बाद में जैसे 6th 7th स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से किया और मुझे एक जीवन में बहुत ही अच्छा अनुभव मिला। वो मुझे मिला गुरुकुल कुरुक्षेत्र के रूप में। गुरुकुल पद्धति शिक्षा की बड़ी उच्च पद्धति है और सुनने में ऐसा वर्ड लगता है कि गुरुकुल होने चाहिए, गुरुकुल में शिक्षाएं होनी चाहिए। गुरुकुल क्या देता है? ये सामान्य स्कूलों के अलावा बहुत कुछ देता है। सबसे पहले वहाँ जो संस्कार सिखाए जाते हैं वो कहीं नहीं सिखाए जाते। संस्कार सिखाने का काम गुरुजनों और माता पिता का रहता है मुख्य तौर पे। वो आज के समाज में कमी है और उसकी वजह से जो विकृत रूप जो समाज का हमारे सामने आ रहा है, माँ बाप के प्रति बच्चों का, देश के प्रति लोगों का, इवन सामाजिक दृष्टिकोण रवैया लोगों का, आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है लोगों की गिरती हुई पतन की तरफ है, वो ये सारे कारण हमारी शिक्षा से ही शुरू होते हैं। तो गुरुकुल पद्धति का मुझे आशीर्वाद मिला और संयोग से मेरे आचार्य, मेरे गुरुवर आज के टाइम में महामहिम आचार्य देवव्रत जी हैं और उनको जब हम देखते थे, उनकी मेहनत को देखते थे, उनकी जीवन शैली को देखते थे, तो उन्होंने बहुत प्रभावित किया है और कहीं ना कहीं ऐसी छाप छोड़ी है जीवन में कि वो संस्कार आज भी जब बंद आँखों से सोचते हैं तो वही विचार हमारे अंदर दौड़ते हैं। तो ये गुरुकुल होने चाहिए, शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, सबका ही रोल है इसमें समाज में। गुरुकुल के विद्यार्थी कभी मातृ पितृ जो ऋण की बात करते हैं
समाज के ऋण की बात करते हैं, देश की ऋण की बात करते हैं, वो बच्चा जानता है। अभी जो जिक्र किया आपने, गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो प्राकृतिक खेती पर, प्राकृतिक चिकित्सा पर, प्रकृति से जुड़ाव पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उसका जीवन भी जी रहे हैं एज ए वो ऑन गवर्नर। उनका जो देश दुनिया में प्रवास रहता है, राजस्थान में भी आप उनका एक कार्यक्रम प्रकृति और विज्ञान के समन्वय के साथ में करना चाह रहे हैं, उसकी किस तरीके की प्लानिंग, रूपरेखा और मोटो रहेगा? आचार्य जी का जीवन अपने आप में एक मिसाल है, और संयोग की बात है कि वो आज हमारे देश में ही पैदा हुए और देश में ही वो सेवाएं दे रहे हैं, और आज महामहिम गुजरात के राज्यपाल हैं। जब उनके जीवन शैली को देखेंगे, उनके चरित्र को देखेंगे, हमने बहुत नज़दीक से देखा है एक एक चीज़ प्रकृति के रूप में किस तरह से संजोई जाती है, उन्होंने अपने हाथों से संजोया है। चाहे गायें हो, उनकी प्रजनन विधि हो, किस तरह से, मतलब विज्ञान और प्रकृति का अनूठा संगम देखना हो तो उनके चरित्र, जीवन और उन्होंने जो कर रखा है उसको देखेंगे तो वास्तव में ये चीज़ें जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये कल्पना होती है, तो वो कल्पना उन्होंने सार्थक की है। हमारे वहाँ पे एक, हम जब गुरुकुल में थे तो एक गीत भजन गाते थे, भरम ब्रह्म सौराष्ट्र में हो, दिज तेज ब्रह्मचारी, फल फूल से लदी हो, अश्व अमेघ सारी। तो वो जो परिकल्पनाएं थी वो हमें जीवन में ढालने, वो गुरुकुल में उनके संस्कार में सब कुछ दिखता है। वहाँ पे विद्यार्थी के नाम के आगे ब्रह्मचारी नाम लगता था। उनके हमेशा से ये विचार था कि हमारी संस्कृति और आधुनिक शिक्षा दोनों का समन्वय उन्होंने उस समय शुरू किया था जब मेरी उम्र, मैं 8th 9th में था, तब मैंने उनके सानिध्य में, और उन्होंने जो गुरुकुल किया वो संतों का गुरुकुल, डोनेट की हुई जगह। आज उस गुरुकुल से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 40 से 43 स्टूडेंट एनडीए में सेलेक्ट होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के ऑफिसर्स देते हैं। नीट में, आईआईटी में, घुड़सवारी में अव्वल। उन विद्यार्थियों को देख के, उनके ओज और तेज को देख के हर कोई प्रभावित होता है। तो ऐसी परिकल्पना है हमारे आचार्य जी। उनका मिलना, उनसे मिलना और वो संगोष्ठी जो प्रकृति और विज्ञान को साथ में लेके चलना, ये बड़ा अच्छा राजस्थान के और मेरे साथियों के लिए रहेगा, चिकित्सा वर्ग के लिए भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर कुलदीप पूनिया हनुमानगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव से लेकर दिल्ली में सबसे बड़े सर्जन के रूप में, जयपुर में एसएमएस के सहायक आचार्य के रूप में, और प्रकृति और विज्ञान में समन्वय स्थापित करने वाले गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के शिष्य के रूप में किस तरीके से विकसित हुए गांव के बर्थ से लेके? मैंने कभी सोचा नहीं था हरिराम जी की ये जीवन की यात्रा इस तरह से, इस मोड़ पे ऐसे होते होते ऐसे निकलेगी। और आचार्य देवव्रत जी जब गुरुकुल में आचार्य थे तो उनका बहुत ही स्नेह रहता था। विद्यार्थी वो क्या देखते थे और मुझे नहीं पता, पर मेरे प्रति भी बहुत उनका स्नेह रहता था। तो हालांकि वो पद्धति शुरू में मुझे इतनी भा नहीं रही थी, क्योंकि हम यजोपवीत से लेके, शिखा से लेके, जो हमारा सब सिस्टम गुरुकुल जैसा था, और शिक्षा हमारी इंग्लिश मीडियम और मतलब उच्च शिक्षा, सब चीज़ें वो जो बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में जो मिलती है वो। लेकिन और शाम को वो यज्ञ और हवन और गैयों का दूध और मलखम्ब, और मतलब आप इमेजिन करिए कि ऐसी परिकल्पना आज के परिवेश में तो, हाँ, तो आज भी जो चीज़ें सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चों को वही चीज़ें मिलनी चाहिए, वो संस्कार मिलने चाहिए, वो शरीर की पुष्टता मिलनी चाहिए, वो ब्रह्मचर्य क्या होता है वो सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। क्योंकि आधारभूत मूल स्तंभ जीवन के 3 हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये प्रकृति कहती है, और साइंस ब्रह्मचर्य पे नहीं आ पाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें, तो प्रकृति जो है, प्रकृति के साथ तो चलना पड़ेगा। यही प्रकृति का समन्वय मैं चाहता हूँ कि
आचार्य जी के द्वारा चीज़ें जो हैं हम तक पहुँचे और राजस्थान भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। तो मेरे जीवन का ये लक्ष्य ये लगता है कि कभी कभार ये चीज़ें संयोग से बनती हैं और आचार्य जी का सानिध्य मिला, आचार्य जी का आशीर्वाद मिला और आचार्य जी चाहते भी हैं कि जन समाज का कल्याण हो और लोगों का कल्याण हो। अभी जिस तरीके से आप एसएमएस हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के रूप में जो यूरोलॉजी में जो अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं, तो किस तरीके की बीमारियां वर्तमान में फैल रही, किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखो, साइंस बहुत आगे गई है, प्रकृति तो अपने आप में बहुत बड़ा है और साइंस भी बहुत आगे तक गई है। तो आज की जो युग है उसके अंदर बीमारियों की बेसिक जेनेटिक्स तक हम चले गए हैं। तो मूलभूत बीमारियां जो इन जनरल ज़्यादा आती हैं उसमें यूरोलॉजी में पर्टिकुलर स्टोन डिजीज़, मेलिग्नेंसी मीन्स कर्क रोग, आम जनता तक अपनी बात जाएगी तो कर्क रोग और पथरी जिसको बोलते हैं वो, और न्यूरोजेनिक ब्लैडर जिसमें ब्लैडर की ताकत कम होने लगती है वो डिजीज़, और इवन ट्यूबरकुलोसिस भी। मतलब लोग सोचते हैं कि टीबी सिर्फ फेफड़ों की होती है, तो हमारे पास यहाँ रेयर डिजीज़ आते हैं जिनमें पूरे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के ट्यूबरकुलोसिस भी आते हैं। जन्मजात विकृतियों के साथ में बच्चे आते हैं जिनमें पेशाब का रास्ता बना नहीं है या ब्लैडर बाहर ही बन गया है या पेशाब का रास्ता अधूरा बना है। महिलाएं आती हैं, महिलाओं के पेशाब अपने आप निकल जाता है। मेल जो हैं, जो पुरुष हैं, 70-80 के एज के बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि इवन स्टार्टिंग जो होता है हो जाती है सिम्टम्स की, वो 50 ईयर के बाद हो जाती है, तो वो इग्नोर करते रहते हैं। और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि जिसको गुदूद बोलते हैं, ये बड़ा कॉमन सा कारण है कि जब नेग्लेक्टेड पेशेंट होते हैं जिनको दिखाया देखा नहीं जाता, ये किडनी को ख़राब कर देते हैं। बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से पेशाब आता नहीं है और किडनी डैमेज हो जाती है। तो एज से रिलेटेड फैक्टर, प्रकृति से जो हमारी विमुखता हो रही है और विदूषीकरण हो गया पूरी प्रकृति की नेचर का, जो खान पान और चीज़ें और इवन स्मोकिंग, तो ये जब चीज़ें आती हैं तो इनसे कैंसर और एक जन्मजात विकृतियाँ हो रही है, जो मैं ब्रह्मचर्य और जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें जो जिस तरह से एक शादी की एज आप 35-40 की एज में शादी हो रही है, इवन सभी की, इवन मैं डॉक्टर हूँ तो मैं शिक्षा ले रहा हूँ तो मेरी शादी की उम्र जो है, तो वो लेट एज में जो शादियाँ हैं वो सब विकृति का कारण। तो इस तरह से जो डिजीज़ का क्लासिफिकेशन करें तो उम्र के हिसाब से, जो प्रकृति के हिसाब से जो जन्मजात विकृतियाँ हैं वो, और जो हमें जो परेशान करती है वो सबसे ज़्यादा चीज़ें परेशान करती है एज ए चिकित्सक के रूप में। जब ये स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेशेंट लेट पहुंचता है तो किडनी डैमेज हो चुकी होती है। और आजकल ऑटोइम्यून डिजीज़, एसएलई टाइप के डिजीज़, नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिजीज़, जिससे किडनी बच्चे की बहुत कम उम्र में चली जाती है, और इवन हाइपरटेंशन और ब्लड, जिसको अपन इन भाषा में कहते हैं बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो जो मरीज़, और डायबिटीज़ तो ऐसा है कि शरीर के लिए दीमक है। तो मैं तो हमेशा ये मरीज़ को कहता हूँ कि ये जैसे दीमक लकड़ी को ख़त्म करता है, डायबिटीज़ हर ऑर्गन को डैमेज करता है, आँखों से लेके, किडनी से लेके, हार्ट से लेके, और इनको तो बहुत जल्दी डैमेज करता है। तो ये जो अवेयरनेस है पब्लिक में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कुछ डिजीज़ होते हैं जिनको आप अपनी दिनचर्या से कंट्रोल कर सकते हैं कुछ दवाओं का साथ लेके, तो वो लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि वो अपनी शुगर, बीपी और जो जीवन शैली है उसमें बदलाव करें। और जो एजिंग से रिलेटेड फैक्टर आते हैं जैसे प्रोस्टेट है, उनके प्रति भी अपनी अवेयरनेस रखें। तो ये अवेयरनेस जो वर्ड है ना, ये साइंस तो बहुत आगे पहुंच गई, हर डिजीज़ को क्लासिफाई कर रही है, हर डिजीज़ की जेनेटिक्स तक गई कि उसका कोज क्या है। लेकिन ये शिक्षा ही आम लोगों तक पहुंचे तब तो सार्थक है, नहीं तो सार्थक नहीं है, क्योंकि तभी तो ये पूरा चक्र साइकिल चलेगा। मरीज़, डॉक्टर, प्रकृति, ये एक साइकिल घूमेगा। और इनमें कड़ी, एक डॉक्टर मजबूत हो गया, अवेयरनेस नहीं है, प्रकृति शुद्ध नहीं है, और तीनों का साइकिल नहीं घूमेगा, तब तक ये
सॉल्यूशन पूर्ण होने वाला नहीं है। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, चिकित्सक बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां, हर आदमी बीमार होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक सर्जन के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर बहुत प्रसिद्ध आपका काम है, बहुत प्रसिद्धि आपके काम की, चिकित्सा की है। प्राइवेट सेक्टर ने कभी आपको आकर्षित नहीं किया? बड़े पैकेज, बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी फैसिलिटीज़, बड़ी रकम? बिल्कुल, बड़ा ही मतलब अच्छा क्वेश्चन किया आपने। प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी और चमक दमक आकर्षित करती है हर किसी को, हमें नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण परिवेश से जो बच्चा आता है ना, उसके जो संस्कार उस समय जो पैदा हो जाते हैं, वो इन चीज़ों में कंफर्ट रहता ही नहीं। पहला तो ये कारण ही है। दूसरा, वहाँ पे जो सिस्टम है वो आपके हाथ में नहीं है, वो सिस्टम कॉरपोरेट के हाथ में है। वहाँ पे आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। वो मंशा कहते हैं, किसी चीज़ की नींव की ईंट जिस मंशा से रखी जाती है, वहाँ वैसे ही फल पैदा होते हैं और वो वृत्ति वैसी बनती है। तो वो चमक धमक पैकेज अच्छे हैं दिखने में, लेकिन सेवा भी वो कर रहे हैं। चिकित्सक निश्चित रूप से निजी अस्पतालों में, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी दक्ष डॉक्टर हैं, दक्षता के साथ ही काम करते हैं। लेकिन जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर शायद आपको मिला है। और हम जो सरकारी सिस्टम में काम करते हैं, ज़रूर हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग नहीं आते, ज़रूर हर जगह से भटके हुए मरीज़ आते हैं, ज़रूर ऐसे लोग आते हैं जिनको इतनी ज़रूरत है कि वो कोई पूरा नहीं कर सकता। उनका जब इलाज होता है तो एक जो सेटिस्फेक्शन है वो कहीं नहीं मिलता। तो आकर्षण नहीं है वहाँ पे, यहाँ संतुष्टि है। और दक्षता के मामले में देखा जाए तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय को प्रमाण की देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में सुपीरियर है। डॉक्टर साहब, लाइफ में कभी ऐसे किसी पेशेंट से या ऐसे परिजन से ऐसी कोई मुलाकात हुई, ऐसा कोई समय आया कि किस स्थिति में लोग जी रहे हैं, क्या अपन ऐसी स्थिति में होते तो क्या होता? अपन एक डॉक्टर हैं तो जीवन में प्रकृति परमात्मा का उस रूप में एहसान देखा होगा कि किस तरीके की लोगों की स्थिति देखते हैं, क्योंकि आपके पास तो हर तरीके का पेशेंट आता है। अरे राम जी, आप अचंभा करोगे, सरप्राइज होंगे ये सुन के कि हर दिन, इवन मैं कहूँ हर एक छोड़ के दूसरा मरीज ऐसे, उन लोगों से हमारा टकराव होता है आए दिन। जब मरीज आता है तो बीमारी के बारे में पता होना तो बहुत दूर की बात है, उसको यही पता नहीं कि मैं शाम को खाऊंगा कहाँ, रुकूंगा कहाँ, मेरी बीमारी क्या है, इसमें कितना टाइम लगेगा, इसका इलाज संभव है या ये उस स्थिति में चली गई है कि जहाँ केयर की जा सकती है, कुछ भी पता नहीं। और जब असहाय और पीड़ित आदमी होता है ना, उसकी आंखें कुछ अलग बोलती हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। मेरे पास एक बच्चा, छोटे छोटे बहुत आए दिन आते हैं, हर डॉक्टर के पास आते हैं। अब ज़रूरत है उन आँखों की कि वो दर्द जो पहचान सकें, जो उस पीड़ा को पहचान सकें। एक बच्चा 23 साल का मेरे क्लिनिक के बाहर खड़ा, किसी ने कहा कि सर ड्रेसिंग करनी है, आप सर्जन हैं, प्लीज़ आप इसकी ड्रेसिंग कर दीजिए। हालांकि काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आजकल सर्जन बड़े काम करते हैं, बड़ी सर्जरीज करते हैं, ड्रेसिंग बहुत छोटा इशू है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई पीड़ा में है, किसी को परेशानी है, मैं यदि अवेलेबल हूँ तो मेरा एक चिकित्सक के नाते फ़र्ज़ बनता है कि किसी की पीड़ा को दूर करूँ। मैंने जैसे उस बच्चे को लेटाया, 23 साल का मात्र बच्चा, उसकी छाती पे एक बड़ा फोड़ा। जैसे मैंने ड्रेसिंग को अपहोल्ड किया, करते ही उस वुंड को देखते मुझे समझ में आ गया कि बीमारी क्या है। बड़ी दयनीय स्थिति में एक बड़ा घाव था। और जैसे मैंने उसको कहा तो मैंने उसकी आंखों में देखा और मैंने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। तो उसकी आंखों से अश्रुधार ऐसे लगातार, एक तो होता है कि आंसू गिर जाना, एक कंटिन्यू बह निकलती है। तो मैंने उससे नाम पूछा, वो बोला नहीं, नाम भी नहीं बताया। मैंने उसकी अच्छे से ड्रेसिंग की,
मैंने मेरे लड़के को बोला कि इससे फ़ीस तो नहीं ली, इससे फ़ीस नहीं ली, अच्छा किया, इससे फ़ीस नहीं लेनी, और ये जब भी आए तो इसको अंदर बुला के इसकी ड्रेसिंग करनी। फिर मैंने उसकी रिपोर्टों को देखा तो उस बच्चे के मेलिग्नेंसी थी, मेलिग्नेंसी के साथ मेटास्टेसिस था, सब जगह फैल चुकी थी। जब मैंने ड्रेसिंग कंप्लीट करके उसको बोला, मैंने कहा यार तू इतना उदास है, बोल नहीं रहा, क्या बात, बोलता किसी से भी नहीं है क्या? तो फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि तू ठीक हो जाएगा यार, ऐसी बहादुर बच्चा है, इतनी सी उम्र है, इतना बहादुर, क्या बीमारियां तो छोटी मोटी होती है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, थोड़ा मजबूती से लड़ो ना। तो बच्चे ने, उसने कहा कि सर मैं ठीक नहीं होऊंगा, सर मैं ठीक नहीं होऊंगा। मैंने कहा ठीक क्यों नहीं होगा, ये तो कोई बीमारी नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती है। मैंने उसका मनोबल रखने के लिए वो फाइल देखा तो वो बच्चा उस स्टेज में था। ऐसी मानवता जब आपको आए दिन टकराती है और वो आंखें चीज़ें पूछती है, करती, और जब वो बाहर निकल रहा था, मैंने जब उसकी पीठ थपथपाते हुए, कुछ नहीं तो नेक्स्ट टाइम आए तो मेरे से मिलना, ड्रेसिंग की ज़रूरत हो तो आना, तो जो जब उस समय उसकी आंखें, जो एक कहते हैं ना कि कहीं कुछ नहीं और एक जगह से उसको वो चीज़ मिले तो आंखें बोलती है, वो जो फीलिंग है वो मिलती है। और यही वो प्रोफेशन है जिसमें ये मिलती है। छोटी छोटी घटनाएं बहुत हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं ईश्वर के होने का, ईश्वर के द्वारा अपने को बनाए जाने का एहसास होता है। और ये जो कैंसर छोटे बच्चों को, आम जनता को जितना जकड़ती जा रही है, उतने आंकड़े शायद सरकार इकट्ठे करे तो पैरों के नीचे बहुत बेहद चिंताजनक है। एक ट्रेन चलती है हमारे एरिया से चलती है, बीकानेर जाती है, और गरीब के ये बीमारी हो जाती है तो ऐसे समझ लिए कि 4 आदमी उसके पीछे जो रोज़मर्रा की मजदूरी करके अपना घर का पेट पालते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। हर किसी के पास ये जो गरीबी है वो भी अभिशाप है। हालांकि सरकारें बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, लेकिन सुविधा तभी ले सकता है ना जब पढ़ा लिखा हो, कुछ समझदारी हो, जब जिसको पता ही नहीं कि मैं शिक्षित भी हो और जागरूक भी हो, दोनों चीज़ें। विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति। तो क्योंकि आदमी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहने से वो खुद के साथ 4 लोगों की और ज़िंदगी को द्वंद्व में बनाए रखता है, क्योंकि उसकी केयर के लिए आदमी चाहिए, तो वो बड़ी बीमारी और गरीबी दोनों अभिशाप है। और बिना जागरूकता के, और जागरूकता शिक्षा के बिना नहीं। अच्छा, रूरल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो अब खूब सारी संख्या में डॉक्टर्स बन रहे हैं, किस तरीके की डॉक्टरी की ज़रूरत है? क्योंकि सिर्फ डॉक्टर बनना ही पर्याप्त नहीं, एक अच्छा इंसान भी दिखे, तो किस तरीके से सजेस्ट करेंगे उन्हें? इस प्रोफेशन में कहते हैं, एक कहावत है कि यदि कोई चिकित्सक में दया है, दया तो हर इंसान में इंसान का मूलभूत गुण है, लेकिन दया का अभाव समाज में आप आए दिन देखते हो, नहीं है। हर आदमी में दया ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम भाग ही उस दौड़ में रहें। यदि डॉक्टर दयावान है, दया है, सब में रहती, 99% डॉक्टरों में आज के दिन भी मैं मानता हूँ, तो वो भगवान का रूप है। और यदि वो निर्दयी हो गया या लालच में चला गया, या उसकी नींव की ईंट जब डॉक्टर बनते वक्त उसके क्या विचार हैं, और उन्हीं विचारों में यदि वो सततता रखता है जीवन पर्यंत, तो वो समाज को, परिवार को, देश को बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि वो ऐसा, मतलब उसका जीवन है और वो लोगों का, कितने असंख्य लोगों का भला करता है। आज के सिनेरियो में जब बच्चा MBBS में घुसता है तो घर वाले कहते हैं कि इतना खर्चा हमने आप पे किया है। हर कोई बोलता है कि वहाँ के कॉलेज की फ़ीस इतनी, वहाँ के फ़ीस इतनी, वहाँ का सिस्टम इतना। वो बच्चा सुनता रहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे पे इतना खर्चा कर दिया है। फिर उसका यहाँ एडमिशन करा दिया प्राइवेट में, डोनेशन में, सिस्टम। ये लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट का क्या फ़ायदा है, सरकारी का क्या फ़ायदा है, सरकारी सिस्टम कैसे अच्छा है। सरकारी सिस्टम अच्छा है प्रतिभावान बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए। हर किसी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उनको मौका मिल जाए तो वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने जिस भी कॉलेज से पढ़ा है उसमें 500-600 रुपये से ज़्यादा की फ़ीस नहीं थी। और आज वो बच्चा ये सुन के जब डॉक्टर बनता है कि मेरे माँ बाप ने मुझ पे इतना खर्च किया है, और फिर वो उसकी एज, क्योंकि स्टडी बहुत लंबी है, फिर ये जब समाज में घुसता है
तो उसको एक ये रहता है कि मेरे बाप ने मुझे अभी भी स्टडी लोन लेके इतना कर्जा लिया हुआ है, तो उसकी एक मंशा होती है कि मैं एक कर्जे से पार कैसे पाऊँ। तो जो मेन मोटो उसका समाज की सेवा, गरीब की सेवा और चीज़ों का है, उसमें अभाव होने लगता है। ये एक अलग साइंस है जिसको संवेदनशीलता से ही समझा जा सकता है। और यदि ये सरकारी सिस्टम चीज़ें कम होती जाएगी, बंद होती जाएगी, देखना आप समाज में बदलाव कितना आता रहेगा। तो मेरी शिक्षा में खर्चा नहीं लगा। मैं भारत सरकार, मेरे देश को ये बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरी शिक्षा में बहुत, यदि लगता तो मैं बन भी नहीं पाता। बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब, जैसे जनरली डॉक्टर्स बनने के बाद में अधिकतर जो मैरिज है, जो जीवन साथी है, वो डॉक्टर ही चुनते हैं। आपने वैसा ही किया? सारे पहलू आप, है ना, एक एक करके सारे पहलू डॉक्टर को समझना थोड़ा सा मुश्किल परिवार को हो जाता है। डॉक्टर को, जैसे डॉक्टर की आपने देखा होगा कि सारे डॉक्टर एक साथ बैठते, पुराने ज़माने के आज भी देख लो, सारे डॉक्टर एक साथ बैठते हैं, जाति धर्म वर्ग कुछ नहीं समझते। नहीं, और किसी प्रोफेशन में नहीं है ऐसा, ये बड़ी अंदर की बात है। वो आप तभी समझ सकते हो जब आपके घर में कोई डॉक्टर है या आप डॉक्टरों के बहुत नज़दीक हो। तो डॉक्टर की जब इतनी लाइफ हो जाती है, वो समाज से कट जाता है, परिवार से कट जाता है, किसी फंक्शन में नहीं जाता, व्यस्तताएं बहुत बढ़ जाती है। और उसकी ट्रेनिंग भी उस तरह की होती है, पहले ऐसी होती थी कि छुट्टी नहीं मिलती थी। जैसे पीजी की ट्रेनिंग में 3 साल आप कहीं नहीं जा सकते। मैं आर्मी हॉस्पिटल आरआर में मेरी ट्रेनिंग में 6 महीने मुझे सूरज की रोशनी दिखाई नहीं दी। मतलब ऐसा नहीं कि काम ही इस तरह का व्यस्त इतना रखना उसको, और इतना हार्ड वर्कर बना देना कि वो उसी ढांचे में ढल जाए, तो तभी परफेक्शन आएगा। तो क्योंकि डॉक्टर, यदि कोई भी डॉक्टर निकल के आता है तो पुराने लोगों में ये विचार था कि वो समाज के लिए हितकारी हो, विध्वंसक नहीं हो, उसकी नॉलेज पूर्ण हो, वो निपुण हो, काम में श्रेष्ठता के साथ काम करे। तो ऐसी ट्रेनिंग में जब हम होते हैं तो जीवन साथी की जब बात आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जीवन साथी भी, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि मुझे समझने वाला एक डॉक्टर ही हो सकता है। क्योंकि अब घर वाले समझने लगे, फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ख़राब थी, माताजी की तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, बेटा तेरे पिताजी को सुबह से हाई ग्रेड फीवर था, इतना तेज़ पेन था, और उधर पता चला आप ऑपरेशन थिएटर में हो। एक बहुत अच्छा सिनेरियो था कि एक डॉक्टर साहब अपने बच्चे की अंत्येष्टि करके आ रहे थे लिफ्ट में, और ओटी करनी थी, उनको ऑपरेशन करना था, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट कर रखा था, और जहाँ ऑपरेट करना था उस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। तो जैसे ही वो ओटी में पहुंचने लगते हैं तो बाहर खड़े परिजनों मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी देर हो गई, हमारे बच्चे की जान खतरे में, हमारा ये है वो है, आपने ऑपरेशन का बोला था, आप इतने लेट हो गए। तो वो कुछ नहीं बोलते, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के ऑपरेशन थिएटर में चले जाते। ऑपरेशन करके बाहर आते हैं कि आपका बच्चा ठीक है, ऑपरेशन अच्छा हुआ है। तो वो, उनको थोड़ी संतुष्टि तो हुई, लेकिन वो प्रश्न वही था उनका कि आप लेट कैसे आए। तो वो कुछ नहीं बोले और चले गए। पीछे से किसी स्टाफ ने बताया कि सर का बेटे का डेथ हो गई थी, ये अंत्येष्टि करवा के। तो डॉक्टर को समझना और उसके चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छे डॉक्टर इतने अच्छे हैं, और जिनकी कुछ भी घटना को आप चीज़ों को सुनोगे तो वो समाज के लिए, परिवार के लिए, मरीज के लिए बहुत आगे चल के काम करते हैं। तो जीवन साथी की जब बात आती है तो वो जीवन साथी उसी प्रोफेशन से होना, मेरी वाइफ हैं डॉक्टर गरिमा, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और यहीं शेखावटी प्रांचल से रहने वाले हैं, राजस्थान से। तो डॉक्टर एक अलग ही कम्युनिटी है, अच्छी कम्युनिटी है, जिसमें हम लोग जाति धर्म सब चीज़ों से तो बहुत परे हो जाते हैं, इवन जन्म मृत्यु से भी परे हो जाते हैं। क्या वो देवत्व पाने जैसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि हर दिन पीड़ा मृत्यु देखते हैं। डॉक्टर्स के बीच में अभी जैसे जोधपुर में घटना हुई, तो रेजिडेंट्स और सीनियर डॉक्टर्स के बीच भी कम्युनिकेशन गैप या संवाद की कमी का क्या कारण है? किस तरीके के मामले बहुत बढ़ रहे हैं? जूनियर सीनियर के बीच में खींचातानी है। देखो, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू तो उन माँ बाप का है जिन्होंने डॉक्टर बनाया, एक पहलू उस महाविद्यालय का है जिसमें वो ट्रेनिंग ले रहा है,
एक पहलू समाज का है जो किस तरह से देखता है, और एक पहलू उन चिकित्सक वर्ग का है जो इस प्रोफेशन में है। तो जब इन सब की अलग अलग जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। किसी भी मनुष्य की स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। आज आप मुझ पे जितने चैलेंज डालोगे, हो सकता है मैं उसका 70-80% कर पाऊँ, किसी और को दोगे वो हो सकता है 90% कर दे, एक हो सकता है 70% करे। पहले के सिनेरियो में क्या होता था कि कोई कैसा भी हो, चैलेंज जो दिए जाते थे वो 100% करवाए जाते थे, उसको ट्रेंड भी उसी तरह से किया जाता था। और ये मेडिकल अब तो क्या है कि हर चीज़ें बाहर हर जगह आने लग गई, छोटी सी चीज़ को भी बड़ा मानते हैं। इवन हम स्कूल की बात करें तो स्कूलों में पहले अध्यापक बहुत बच्चों को पीटते थे, लिटरली पीटते थे, और बड़ा प्यार भी रखते थे, और वो मार भी खाते थे और गुरुजन की झोलियों में रहते थे। आज हमने उस चीज़ों को बदल दिया। आज किसी भी स्कूल में टीचर डांटता भी नहीं है, मारना तो फिजिकली हर्ट करना उसको तो बहुत अलग हो गया। और उसका कारण भी है कि अब संवेदनशील हैं बच्चे, पहले बच्चे परवाह नहीं करते थे। तो संवेदनशीलता के साथ हर जगह संवेदनशीलता होनी ज़रूरी है। अब वो जो डॉक्टर साहब थे वो ट्रेनिंग में थे, उनको एक टारगेट दिया गया, टारगेट अचीव नहीं हुआ, पुराने ख्यालों का नए ख्यालों का एक संगम है, उसमें थोड़े थोड़े चेंज हर जगह होने चाहिए। और किसी बच्चे की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, किसी की कम होती है, और ऐसी कम कैपेसिटी की स्थिति में कोई बच्चा है, पहले फेल करते थे। हमारे मेडिकल फील्ड में किसी भी बच्चे को, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 7-7, 8-8 साल फेल होते थे। फेल कर रहे हैं तो फेल हो रहे हैं, जब तक अप टू लेवल नहीं आओगे आप इस बार से आगे नहीं जा सकते, या तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब बदल गया टाइम, अब वो बार भी नीचे आ गई, बार को धक्का देने वाले सिस्टम भी बन गया। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल है वो भी, और कहीं और फैक्टर हैं वो भी, और कहीं समाज को भी चीज़ों, देखो ये समाज, परिवार और संस्थाएं, ये तीनों मिलके काम करेंगे तो सॉल्यूशन है। बच्चे आए दिन सुसाइड करते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी पीछे बच्ची ने सुसाइड किया था, आज ये घटना हुई है। हर कहीं ना कहीं किसी भी मेडिकल कॉलेज पे आप यदि नोट आउट करना देखेंगे तो लगेगा आपको कि हर जगह सुसाइड घट रही है। तो इसके पीछे का कारण का सॉल्यूशन देखना चाहिए, न कि हाँ समय परिवार, संस्थान और बच्चा। और अब इस पे अकेले कमेंट करना, और इस तरह के जब चीज़ें आ जाती है कि एक को सज़ा दो, दूसरे को कल्प्रिट ढूंढो, और इस चीज़, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, ये लंबे समाधान नहीं है। कोई और विष्णोई नए बने उसके लिए बिल्कुल। अभी सरकार की तो सारी पॉलिसी डॉक्टर सब जगह लगाने का है, लेकिन कई बार डॉक्टर्स और मरीज़ या मरीज़ के परिजनों के बीच भी कई बार ऐसी झगड़े की स्थिति आती है। सरकार ने उसके लिए सख्त कानून भी बनाया है। तो किस तरीके से एक डॉक्टर को मरीज़ को ट्रीट करना चाहिए कि वो ऐसी स्थिति नहीं बने, मरीज़ को भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर्स के साथ में विवाद की स्थिति नहीं हो? विवाद की स्थिति ज़्यादातर जब बनती है तब देखो, पेशेंट के साथ कोई भी परिजन आता है वो पैनिक होते हैं, और स्वाभाविक है, ये स्वभाव है। कोई भी मरीज़ के साथ, कोई भी दर्द के साथ, कोई भी बीमारी के साथ आएगा वो पैनिक होगा। चिकित्सक जो देखता है उसको स्थिति संभालता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वर्कलोड और उधर से पेशेंस लेवल कम, धैर्य की कमी, ये दोनों चीज़ें जब टकराती हैं ना तब ये विवाद बनते हैं। अदरवाइज़ विवाद कोई नहीं करना चाहता, न जनता विवाद चाहती है न डॉक्टर विवाद चाहता है। एसएमएस की जहाँ तक बात करें तो यहाँ चिकित्सक इतने कम हैं और मरीज़ इतने बहुतायत में है कि इवन कई बार हम 1 मिनट भी एक मरीज़ को नहीं दे पाते। अब 400 किलोमीटर से कोई मरीज़ चल के आया है, और ओपीडी के अंदर जब हम उसको 3, 4, 5 मिनट देना चाहिए। इवन यदि फ़ॉरेन की बात करें, बाहर की, तो हर मिनट को 15 से 20 मिनट दी जाती है। बीमारी को समझने में, बीमारी को समझाने में, एग्जामिनेशन में, पेशेंट काउंसलिंग में टाइम लगता है। अब ऐसी स्थिति में जब मरीज़ को पर्ची बना दी, दवाई लिख दी, उसको समझ ही नहीं आ रहा। मरीज़ को या पढ़ा लिखा हो, 2 बातें 1 मिनट में बोली जा रही हैं, वो भी उसकी कैप्चर नहीं हो रही दिमाग में, और उधर से वो भय में है कि मेरे मरीज़ का होगा क्या। तो जब धैर्य ख़त्म है और उधर चिकित्सक के पास समय नहीं है, ऐसी स्थिति में विवाद ग्रस्त होते हैं। सरकार को चाहिए
इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनी है अच्छी, लेकिन चिकित्सकों का प्रॉपर पेशेंट रेशो मेंटेन करें। और जनता को ये चाहिए कि जो डॉक्टर आपको देख रहा है, ट्रीट कर रहा है, वो आपको अपनी नॉलेज से बेस्ट देख रहा है। इस कुर्सी में जब यहाँ कहते हैं कि जिस पद पे जो विराजमान होता है तो उसमें वो गुण उस पद के हिसाब से आते हैं। तो जब चिकित्सक मरीज़ को देखता है वो पूर्णता देता है। हो सकता है उसके नॉलेज में कमी हो, उसके स्किल में कमी हो, वो बचा के नहीं रखता कि ये चीज़ मैं बचा के बेस्ट देता है। तो ये भी जनता को समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, आगे भी कुछ और नई चीज़ों पर आपसे डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू हरिराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जागरूकताएं जो आप ला रहे हो ना समाज में, ये छोटे छोटे पौधारोपण हैं जो वट वृक्ष के रूप में आते हैं। और ये जो विचार है ना, जो आप ये जो मुहिम चला रहे हैं कि जिनके अच्छे विचारों के साथ जो समाज में काम कर रहे हैं वो विचार जनता तक, लोगों तक पहुँचें धीरे धीरे, ये बहुत बड़ी पहल है। क्योंकि इस चीज़ में कोई तड़क भड़क नहीं है, बिल्कुल, है ना। इसको करने के लिए थोड़ा एनर्जी, टाइम और मनोबल चाहिए। सरलता आपके लिए, क्योंकि आपके विचार बहुत सरल और उच्च विचार है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।